Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today we are going to do the revision class of CRPC and today is our lecture 2. कल हमने upload किया था revision class first of the Code of Criminal Procedure. So as you all know कि हमारा बिहार APO का एग्ज़ाम is on 7th of February और आज 2nd of February है. तो मैंने आपसे promise किया था that we'll bring 5 lecture series from 1st of February to 5th of February. ठीक है, तो आज दूसरी क्लास है. उसके बाद हमारी 3 वीडियोस और अपलोड होंगे जिसमें पूरा CRPC आपको रिवाइज़ करा दिया जाएगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और अगर कल का आपने रिवीजन क्लास का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन दिस चैनल दैट इज़ टारगेट फॉर IQ. और उसमें आप जाके कोई लेक्चर देखें या नहीं बट रिवीजन क्लास का जो लेक्चर है उसको ज़रूर से देखेगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. देखो, तो हमारा आज का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ चार्ज. ये मैं कल भी आपको बताई थी बट जस्ट फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग यू अगेन. तो पहले क्या याद रखना है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 है और इसकी रेंज है 211 से लेकर 224. ठीक है, तो 211 कंटेंट की एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं. 211 कंटेंट की बात करता है. 212 पर्टिकुलर्स, टाइम, प्लेस एंड पर्सनस, इनकी बात. एंड 213 में जब मैनर की बात हो तो 213. और 214 में सेंस, words in charge taken in sense of the of law under which the offense is punishable. 215 इफेक्ट ऑफ एरर्स की बात करता है. अगर एरर की बात है देन 215. प्लीज़ रिमेंबर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जाम APO का और जुडिशरी में भी. देन 216 में ऑल्टरेशन है. 217 में भी ऑल्टरेशन है बट 217 का जो ऑल्टरेशन है उसमें रिकॉल होता है विटनेस का. देन 218 इसमें सेपरेट चार्जेस हम लगाते हैं फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस. एंड 219 है जब 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड के ऑफेंसेस एक साल में हुए हैं बट दे आर 3. उसमें कंडीशन ये होती है कि वो सेम काइंड के हो तो उनको क्या किया जाएगा, साथ में चार्ज किया जाता है. देन 220 जिसमें ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, एक से अधिक ऑफेंस का ट्रायल चलता है एक साथ. 221 में बताया था मैंने जब हम डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं तो उसकी बात कौन कर रहा है, 221. किस चीज़ का डाउट है, दैट व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड. उसी तरह से 222 जिसमें ऑफेंस व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड, इंक्लूजन की बात अगर आ रही है तो 222. और पर्सनस को जॉइंटली चार्ज करने की बात आती है तो 223. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि मैंने पूरे सेक्शंस को वर्ड बाय वर्ड तो यहाँ पर डिसाइफर नहीं किया. इसमें मैंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड या कौन कौन से सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं वो सब मेंशन किया है. जैसे देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है जो कि हमारा पहला ही सेक्शन है 221 जो कंटेंट के बारे में बात करता है, तो क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं. तो सम एग्जांपल्स ऑफ द कंटेंट्स आर जैसे स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस आपको लिखना पड़ेगा कि जो ऑफेंस है उसका स्पेसिफिक नाम लिखो. और अगर अनस्पेसिफिक नेम है देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस. और पर्टिकुलर्स ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन, ये सब भी देना है ना. देन लैंग्वेज लिखनी है चार्ज की. तो ये क्वेश्चन आता है कि जो लैंग्वेज होगी चार्ज की वो किस किस लैंग्वेज में होगी. तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट लिखना है. इसमें इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज इससे मतलब नहीं है. लैंग्वेज ऑफ चार्ज वो होगी जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी. ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जो इलस्ट्रेशंस है चार्ज में वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इनफैक्ट एक थेफ्ट वाला इलस्ट्रेशन था, उससे मैंने देखा क्वेश्चन कि डायरेक्ट क्वेश्चन था. देखो मैं आपको बता भी देती हूँ. सेक्शन 213 का जो पहला इलस्ट्रेशन है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर. तो जो ये नीड नॉट वाला पॉइंट है ये पूछा गया था एग्जाम में कि चार्ज बनाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, इस तरह से घुमा के. तो आपको क्या करना है कि जो 213 के इलस्ट्रेशंस हैं, 215 के इलस्ट्रेशंस हैं, ये सारे भी आपको देखने हैं. वो आप अपने आप से रीड कर लीजिएगा, 2-3 बार रीड करने पे हो जाएगा वो. देन देखो अगर ये क्वेश्चन है, इफ़ इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मोर ऑफेंसेस दैन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ही कैन बी चार्ज एट वन ट्रायल. वो एक ही ट्रायल पे उनको साथ में चार्ज किया जा सकता है उस पर्सन को. और ये कहाँ पे है, ये आपका सेक्शन 220 में है. ठीक, जो 219 है ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड की जहाँ पे बात होती है उसमें देखिए क्या है.
तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड है, ये मैंने कल बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें देखो ये व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, अगर अलग अलग ऑफेंसेस है बट दे आर पनिशमेंट विद द दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेक्शंस ऑफ आईपीसी या फिर कोई स्पेशल या लोकल लॉ, तो उनको हम कंसिडर करते हैं कि दे आर ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड। और इसका जो प्रोवाइज़ो है वो हमें बताता है कि जैसे सेक्शन 379 और 380 है तो इनको हम सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस मानेंगे। तो आप इसको एक बार इसको लेक्चर देखने के बाद एक बार 219 अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ईजिली समझ में आएगा। उसका जो क्रक्स है वो इतना ही था। उसके बाद देखो मैंने बोला था एरर्स और ओमिशंस, ये 215 में है और इसका क्वेश्चन आता है इसमें। तो एरर्स ऑफ ओमिशन है तो क्या ये कैसे अफेक्ट करेंगे चार्ज को, अगर हमने कुछ एरर कर दिया है, गलती हो गई है या कुछ ओमिट कर दिया है, जो लिखना था वो नहीं लिखा है, तो ये मटेरियल यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट तभी होंगे इफ़ इट हैज़ ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी अगर उनका जो एरर हुआ या जो ओमिशन किया उसकी वजह से जो जस्टिस था उसको मिलने में इट फेल्ड बिकॉज ऑफ दैट एरर एंड ओमिशन, तो ये मटेरियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने ये याद रखना है कि मटेरियल ओनली इफ़ इट हैज़ ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस, तो ये ओनली वाला जो पॉइंट है ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें भी 215 का मैंने बताया ना इलस्ट्रेशंस है, उसको ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर 216 है स्टेज ऑफ ऑल्टरेशन। 216 बात करता है कि कब कोर्ट ऑल्टर करेगी चार्ज को, तो व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ ऑल्टरेशन। तो ये है एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड, जजमेंट जब प्रोनाउंस होता है उसके पहले कभी भी चार्ज को ऑल्टर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बिफोर है इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं एट एनी टाइम आफ्टर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड, बिफोर ट्रायल बिगिंस और बिफोर इंक्वायरी, या बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस। तो यहाँ पे बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस, ये जो बिफोर टर्म है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और देखो दोनों चीज़ें होती हैं, और एडिशन भी हो सकता है और ऑल्टरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, एडिशन भी होगा ऑल्टरेशन भी होगा, और स्टेज इसकी क्या है, बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड। फिर है 217, इसमें क्या है, चार्ज इज़ ऑल्टर्ड और एडेड बाय द कोर्ट आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड। ट्रायल शुरू हो गया बट उसके बाद चार्ज ऑल्टर किया गया या एडेड किया गया बाय द कोर्ट। तो उसमें इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो प्रोसिक्यूशन होता है इट हैज़ अ राइट टू रिकॉल और रीसमन एनी विटनेस हु हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जामिन। कोई विटनेस है जिसका एग्जामिनेशन पहले हो चुका है, लेकिन ट्रायल शुरू करने के बाद अगर चार्ज में कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया गया या एडिशन कर दिया गया, जो प्रोसिक्यूशन है उसका राइट वहाँ पे अराइज होता है किस चीज़ का, रिकॉल कराने का या फिर रीसमन करा सकते हो किसी भी ऐसे विटनेस का जिनका पहले एग्जामिनेशन हो चुका है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनका राइट नहीं है, राइट यहाँ पे भी है चार्ज ऑल्टर होने के बाद भी। उसके बाद 218 देखो किसकी बात करता है, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, अलग अलग ऑफेंस हुए तो उनके लिए अलग अलग चार्ज आप लगाओगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आई मीन 218 के क्या एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं लगेगा, तो वो 219, 220, 221 एंड 223। ये 223 क्या बोलता है, जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सनस, ठीक। तो जो ये चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट आउट करके रखी, इसलिए रखी क्योंकि दे हैव बीन आस्क्ड इन योर यूपी के एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में, एपीओ एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्रायल है, 4 तरह के ट्रायल्स हैं, तो ट्रायल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वन बाय वन हम देख रहे हैं। देखो पहला है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, सेशंस कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले तो देखो इसका जो सेक्शन की रेंज है वो क्या है, 225 से लेकर 237। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल, तो ये हमें याद रहना है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो कंडक्ट कौन कराता है वहाँ पे, तो कोर्ट केस की स्टार्टिंग ही कराएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। यही है पहला सेक्शन 225, ये बताता है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद देखो 226 में क्या है, केस की ओपनिंग होगी फॉर प्रोसिक्यूशन, तो ओपनिंग कौन कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो क्या करेगा, वो जो भी चार्जेस लगे हैं अक्यूज्ड पे उनको डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब चार्ज, और उसके बाद जो भी एविडेंसेस उसके पास होंगे वो सारे एविडेंसेस वो रखेगा टू प्रूव इज गिल्ट, ये सारी चीज़ें। अच्छा देखो अगर एविडेंसेस प्रूव हो जाते हैं कि उसने ऐसा लगता है कोर्ट को कि उसने वो गिल्टी है, उसने कुछ ऑफेंस किया है, तब कोर्ट क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको कहीं आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन क्या बेसिस होता है कोर्ट के पास जिस पे वो चार्जेस फ्रेम करता है, तो बेसिस है पुलिस रिपोर्ट और जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कोर्ट को उनके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सेंट विद इट।
ठीक। अच्छा, मान लीजिए जो एविडेंसेस कोर्ट के पास गए या जिस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस को ओपन किया, डिस्क्राइब किया चार्जेस को, बट कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज करने की बात कहाँ पे, 227 में, और चार्ज फ्रेम कहाँ पे होता है, 228 में। ठीक है, जब डिस्चार्ज हो जाता है तो सबमिशंस ऑफ अक्यूज्ड इज डन, यहाँ पे जो अक्यूज्ड के सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और कोई भी सिग्निफिकेंट क्राउड नहीं था, तो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज हो गया, बट कोर्ट इसका रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब चार्ज फ्रेम होता है 228 में, तो इसमें दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर जो भी चार्ज फ्रेम हुआ उससे अगर हमें ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन उसे ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन रखती है, तब तो वो प्रोसीड करेगी। क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी, एक्यूज से पूछेगी कि आप गिल्टी प्ली कर रहे हो या फिर आप क्लेम करते हो कि ट्रायल चले। ये चीज़ पहले कोर्ट पूछती है एक्यूज से। और अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि जो ये केस है दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वैसी सिचुएशन में वो ट्रांसफ़र कर देती है केस को, कहाँ पे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब केस नहीं ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो कोर्ट ट्रांसफ़र कहाँ कर रही है केस को, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कर रही है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। ठीक है, और अगर ट्राइबल है तब तो फिर वो आगे बढ़ जाएगी और अक्यूज से क्वेश्चन पूछेगी। और साथ ही साथ सेक्शन भी याद रखना है कि चार्ज फ्रेमिंग हो रही है 228 में और डिस्चार्ज हो रहा है 227। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन है 229। अब क्या होता है कि जैसे अब कोर्ट मान लो आगे बढ़ गई, उसने अक्यूज से पूछा कि आप गिल्टी प्ली कर रहे हैं या फिर क्लेम करते हैं कि ट्रायल किया जाए। तो मान लो अगर वो गिल्टी प्ली कर लेता है कि ठीक है मैंने ऑफेंस किया, तब उसी सिचुएशन में कोर्ट ये करेगी कि जो भी रीजंस हैं उनको रिकॉर्ड करेगी और कन्विक्ट कर देगी अक्यूज्ड को। ठीक है, बट मान लो वो बोलता है कि हम गिल्टी प्ली नहीं करते हैं, आई वांट कि ट्रायल चले, तब ऐसी सिचुएशन में पहला जो स्टेप है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देखो 230 बोलता है, पहले ये ध्यान रखिएगा 229 में गिल्टी प्लीट कर रहा है, इसकी बात है। ठीक है, और 230 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस कब लेना है इसकी डेट, ये डेट बताती है कोर्ट। ठीक है, और 231 में एविडेंसेस कॉल करती है फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो 230 इज़ अबाउट डेट और 231 में वो एविडेंसेस कॉल कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन के। तो ये दो सेक्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमको। 230 में डेट की बात की गई है। और ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट वो कब बताएगा, जब वो जो एक्यूज्ड है ही रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी या नहीं करता है गिल्टी प्ली, तो ऐसी सिचुएशन में डेट बताएगा कि ठीक है फिर इस फला डेट को आप अपना एविडेंसेस लेके आइए। ठीक है, और उसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होता है और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सब कुछ, हर चीज़ का एग्जामिनेशन वहाँ पे होगा। और देखो फिर 231 है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, इसमें एक चीज़ परमिसिबल है दैट इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन, वो इसी स्टेज पे परमिसिबल हो जाती है। उसके बाद कोर्ट को इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि ऑफेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो डिफेंस को कॉल करेंगे, और इस स्टेज पे अगर कोर्ट को लगता है कि हमने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखा, सारी चीज़ें देखी, फिर भी केस इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक्विटल कर देता है, यानी जो अक्यूज्ड है उनको बरी कर देगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि केस इस्टेब्लिश होता है, तब उसके बाद वो डिफेंस को कॉल करेंगे कि अब आप अपने एविडेंसेस रखिए। ठीक है, तो एक्विटल कहाँ पे, 232 और 233 पे क्या है कि डिफेंस के एविडेंसेस को कॉल किया जा रहा है। उसके बाद देखो 234 है आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट होंगे तो दैट इज़ इन सेक्शन 234। और जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उस समय क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, और उसको हमें यहाँ पे कंप्लीट भी करना है। और इस समय जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को सम अप करेगा। ये सब स्टेजेस हैं, इसमें टाइम तो लगता है, बट प्रोसेस यही है कि पहले डिफेंस अपने विटनेसेस का एग्जामिन करेगा, उनको कंप्लीट करेगा, और जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को सम अप करेगा, और जो अक्यूज्ड है या प्लीडर है उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे आर इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। तो ये सारी चीज़ें 234 में है। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तब फिर कोर्ट के पास ये रहता है कि वो जजमेंट पास करेगी, उसमें अब फिर ये बताएगी कि आप एक्विट किए जा रहे हैं या फिर आपका कन्विक्शन होगा। अब मान लो कन्विक्ट कर दिया,
तो और जो अक्यूज था वो पहले से भी मान लो ऑफेंडर था, कई तरह के अपराध उसने ऑलरेडी कर रखे थे। तो इस स्टेज पे जब वो कन्विक्शन का, यहाँ ये वाली स्टेज जो है 235 वाली, इस पे जब कन्विक्शन करती है तो वो प्रीवियस कन्विक्शन को भी देखेगी। क्या देखेगी कि उसने पहले कौन सा ऑफेंस किया था, उसके लिए कन्विक्ट हुआ था या नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखती है। प्रीवियस कन्विक्शन की हियरिंग, अगर ये क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस कन्विक्शन की हियरिंग कहाँ पे किस सेक्शन में है, तो दैट इज़ अंडर सेक्शन 236। और इसमें भी वो एविडेंसेस लेंगे और जो भी उनको फाइंडिंग्स मिलती हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, इसमें एक ये पॉइंट है, ये मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में मिला। इसमें ये लिखा था कि 236 की प्रोसीडिंग जब चल रही है तो उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ही करती है, बस उसके अलावा दूसरी कोई कोर्ट नहीं। तो इसको भी आप यहाँ पे मेंशन करके रखना कि दैट 236 वाली यानी प्रीवियस कन्विक्शन की हियरिंग की जो प्रोसीडिंग चल रही है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही होती है बस। और देखो इसमें एक चीज़ है, दैट इज़ सेक्शन 199(2). अगर 199(2) जो CRPC का है उसके अंदर कोई केस फाइल किया गया है तो वो उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में 237 बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें एक बहुत अलग चीज़ बताई गई है, दैट इज़ कि इस केस का जो कॉग्निजेंस है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही लेती है। वैसे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी नहीं लेती केसेस का, उसको कमिट किया जाता है या फिर CJM उनको भेजेगा, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं होता। तो एक ही सिचुएशन है जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है, कौन सा, जब ऑफेंस अंडर सेक्शन 199(2) कमिट हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस इंस्टीट्यूट हुआ है। ठीक है, और 199(2) का जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा, एज इन वारंट केस अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ये चीज़ याद रखना, अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट की तरह इसका ट्रायल चलता है। तो ये हमारा जो कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल था ये 237 पे देखो कंप्लीट हो जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में करके यहाँ पे लिख दिया, ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब, कि आप लास्ट टाइम में रिवाइज करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और इसमें से आपके क्वेश्चंस भी ज़रूर से लग जाएंगे। अब जो हमारा पार्ट है दैट इज़ चैप्टर नंबर 19, वारंट केसेस का जो ट्रायल है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो ये इसमें पहले तो दो पार्ट्स हैं। वारंट केसेस जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो उनके ट्रायल में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहले ये होती है कि वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, उसकी ट्रायल अलग है, एंड वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसकी ट्रायल अलग है। तो ठीक है, इसको यहाँ पे अभी समझना है। पहले देखो क्या है इसका चैप्टर नंबर, दैट इज़ 19, एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस चैप्टर, 238 से लेकर 250। ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो इसका जो रेंज है वो 238 से लेकर 243 तक है, और उसके बाद हम 248 से लेकर 250 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 238 क्या बोलता है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ कंप्लायंस विद सेक्शन 207। तो 207 से कंप्लायंस का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए हैं कोर्ट में वो सब कुछ अक्यूज्ड को दिए जाएं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए ताकि अक्यूज्ड को ये पता रहे कि किस ऑफेंस के लिए मुझे चार्ज किया गया है, और उसके जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ उसके पास हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अक्यूज्ड को जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो सब कुछ प्रोवाइड कराओगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, फिर 239 क्या बोलता है, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड। इसमें देखो ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सबसे पहले डिस्चार्ज ही हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए अक्यूज्ड को, ठीक है ना, उसको पता चला कि मेरे अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उसके बाद वो कोर्ट उनको कॉल करेगी, जाहिर सी बात है उनसे पूछेगी कि आपके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हैं, पुलिस रिपोर्ट में ये सब लिखा है, तो आप मतलब क्या आप क्या बोलना चाहोगे कि ये ऑफेंस इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। तो अक्यूज को वहाँ पे मौका दिया जाता है सबसे पहले स्टेप पे कि वो अपनी बात को सामने रखे। तो जब वो अपनी सारी चीज़ें बताएगा उस स्टेज पे जो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन होता है वो काम करता है। अगर उन्हें लगता है कि उसकी बात सही है, ऑफेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, तब तो आगे बढ़ेंगे, और अदरवाइज़ उन्हें कहीं भी लगे कि नहीं ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये फेक है या इसमें कुछ भी गलत तरीके से चीज़ें रखी गई हैं, तो इस स्टेज पे वो डिस्चार्ज कर देते हैं अक्यूज्ड को। ठीक है, इसी वजह से जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहले स्टेज पे ये चीज़ देख ली जाती है कि आपने जो ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट है वो इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये जो स्टेज है डिस्चार्ज की, इससे पहले एग्जामिनेशन वगैरह कोर्ट अक्यूज्ड का कर लेती है। इन सब बेसिस पे वो यहाँ पे डिस्चार्ज करेगी। तो डिस्चार्ज की बात कहाँ पे, 239। और जाहिर सी बात है अगर उनको अक्यूज़्ड के डिमीनर से या अपनी बात इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, इन सब से लगता है कि वो कल्प्रिट है, उसने कुछ तो ऐसा किया है, तब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करेगी बल्कि चार्ज को फ्रेम करेगी।
तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ पे 240, डिस्चार्ज पहले करती है तो 239 में डिस्चार्ज एंड 240 इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फिर अगेन वही सेम स्टेप है जैसे हमने सेशंस कोड का पढ़ा, फ्रेम करती है चार्ज, फिर अक्यूज से पूछेगी कि आप गिल्टी प्ली कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो ट्रायल, तो अगर वो गिल्टी प्ली कर लेता है देन कन्विक्ट करेगी ऑन दैट प्ली ऑफ गिल्ट, और अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे ट्रायल करानी है तब फिर 242 में फिर वो अगेन वही सेम स्टेप है कि वो प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं उनको कॉल करती है। ठीक है, तो गिल्टी प्ली का जो सेक्शन है दैट इज़ 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, और एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ये है 242। इसमें देखो डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जैसा कोई सेक्शन नहीं है जैसे सेशंस कोर्ट में था, इसमें डायरेक्ट है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन दैट टू 242, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, जो डिफरेंस अगर देख लेंगे तो जो सिमिलर चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूजन फिर नहीं होगी। और अगेन फिर वही प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस देख रही है तो फिर डिफेंस के भी एविडेंसेस देखेगी, तो वो कहाँ पे है 243। और इसके आगे ही पढ़ लेते हैं, 243 पे डिफेंस के एविडेंस देखी और उसको भाई लगता है कि ठीक है सारी चीज़ें स्टैब्लिश हो रही है तो कन्विक्ट करना है या फिर एक्विट करना है। 248 कन्विक्शन एंड एक्विटल इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और फिर आता है आपका 249 दैट इज एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, तो दिस इज़ अ डिफरेंट सेक्शन। 249 में जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट फाइल किया था कि ऐसा ऐसा ग्रेव ऑफेंस हुआ है बिकॉज इट्स अ वारंट केस और दैट टू ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो अगर मान लो कंप्लेनेंट जो है वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं, कोर्ट में आए नहीं, तो ये बहुत एक ग्रेव ग्राउंड हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या है, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है ना तो कोर्ट के पास पूरी डिस्क्रिप्शन है कि जो अक्यूज है उसको वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, ये भी एक ग्राउंड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर एब्सेंस है कंप्लेनेंट इन वारंट केस ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट तो उस सिचुएशन में क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ये है कि डिस्चार्ज हो जाता है अक्यूज, एक्विटल नहीं है, ठीक है, या दूसरी कोई चीज़ नहीं, ओनली डिस्चार्ज, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ये ध्यान रखना आप। ओके, और 250 क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। मान लो किसी ने फालतू में ही आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं और जो एक्यूजेशन था उसका ग्राउंड फॉल्स है, अब कोर्ट को ऐसा लग जाता है, तो जिस भी पर्सन ने ऐसा किया है उनको वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोर्ट वहाँ पे बोल सकती है। तो कॉम्पेंसेशन की बात कहाँ पे, 250 में। अब देखो अगर अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो इसमें सारी चीज़ें देखो सेम सेम रहेंगी। ठीक है, सेम सेम एज इन की आप पहले कंप्लाई करोगे विद सेक्शन 207 और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज फ्रेम करोगे, फिर कन्विक्शन करोगे प्ली ऑफ गिल्ट पे, उसके बाद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन कॉल करेंगे एंड फिर उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस कॉल करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, 245 देखो, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बताई हुई है 245 में। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब कोई केस इस्टेब्लिश नहीं हो रहा होगा वैसी सिचुएशन में तब हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे, और डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो 246। देखो है तो कुछ नहीं, बहुत इजी है, ऐसे पढ़ने में तो फटाफट सब समझ में आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम सेक्शंस का सीक्वेंस भूल जाते हैं कि वो डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है, नॉट डिस्चार्ज कहाँ पे है, तो इस वजह से ही आपको बहुत ध्यान से इसको याद करना है। इसका तरीका ये है कि सेक्शन के आगे बस छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख लो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए कर दिया है। बस आपने ये ध्यान रखना है 244 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, 245 है तो जब वो डिस्चार्ज होगा, और 246 है जब वो डिस्चार्ज नहीं होगा, और 247 है एविडेंस फॉर डिफेंस। ठीक है, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है। उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वो फिर आपके मेंस में पूछेगा कि डिटेल में आप ट्रायल लिखो, और एक कोर्ट का नहीं, वो 2-3 कोर्ट्स का भी साथ में पूछते हैं कि सेशंस कोर्ट का भी लिखो और वारंट केस का भी लिखो। ठीक है, तो वो तो मेंस का पार्ट है, बट प्रीलिम्स में क्या आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सेक्शन और उसका जो कीवर्ड है, दैट्स इट। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, जैसे ट्रायल बिगिन कब होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रायल हमारा तब बिगिन होगा जब चार्जेस आर फ्रेम्ड। ठीक है, जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद ट्रायल बिगिन होता है, दैट इज़ यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, तब ट्रायल स्टार्ट हो रहा है जब चार्जेस फ्रेम हो जा रहे हैं। अच्छा, मान लो अक्यूज डिस्चार्ज हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा और कब डिस्चार्ज होगा, तो एट एनी टाइम कब डिस्चार्ज होता है, एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज़ बिन फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेम करने के पहले कभी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट,
ये मैंने आपको बताया कि कंप्लेनेंट एब्सेंट है, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे था 249 में, ठीक है। ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस एंड ऑफेंस इज लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये सब 249 की ही बात कर रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड कब होगा। और 248(2) ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 248(2) क्या बताता है, हियरिंग ऑन सेंटेंस बाय मजिस्ट्रेट। जो सेंटेंस दिया गया है उस पर हियरिंग चलती है, तो वो चीज़ कहाँ पे 248 के सब क्लॉज 2 में, ठीक है। सो ये हो गया आपका मजिस्ट्रेट, पुलिस रिपोर्ट एंड विदाउट पुलिस रिपोर्ट, इसकी ट्रायल खत्म। यहाँ पे अब देखो ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट। अभी तक तो वारंट केस देख रहे थे, अब समन्स केस है, उसकी ट्रायल कैसे चल रही है इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मैंने इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसको ही देखते हैं। कल हमने एक बार सीक्वेंस में सेक्शंस देख रखे थे ऑलरेडी, तो पहले अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के बाद एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी आपको सेक्शन। तो देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट ओनली सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन इज टू बी स्टेटेड। इसमें क्या होता है, ये पहला ही आपका सेक्शन है 251। इसमें जो एक्यूजेशन का सब्सटेंस है आपको सिर्फ वो ही स्टेट करना होता है, बस इसके आगे बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 251 की बात कर रहा है, स्टार्टिंग सेक्शन में ही ये चीज़ मैंशनड है, ठीक। अब मान लो अक्यूज अपीयर्स होता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ये बहुत ग्रेव ऑफेंसेस नहीं होते, लेस देन 2 years इनकी पनिशमेंट होती है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि सब्सटेंस एक्यूजेशन जो उसका मेन क्रक्स है उसको स्टेट करना है, और कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की भी ज़रूरत नहीं है अक्यूज जो अपीयर होता है तब। अच्छा, मान लो विदड्रॉ कर लेता है कंप्लेंट को, विदड्रॉल कहाँ पे है 257 में, ठीक है। तो मान लो कंप्लेंट को विदड्रॉ कर लेता है, तो उसमें क्या होगा, अक्यूज को यहाँ पे हम अक्विट कर देंगे, यानी फिर छोड़ देंगे कि आप जाओ अपने घर, नो मैटर चार्ज इज फ्रेम्ड और नॉट। तो इस सिचुएशन में चार्ज फ्रेम हुआ था या नहीं हुआ था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो कंप्लेंट है वो ही विदड्रॉ कर लिया, मान लो मैंने कंप्लेंट कोई फाइल की जिसमें इस ऑफेंस बहुत ग्रेव नहीं था, समन्स केस था, यानी 2 साल से कम की सज़ा थी, उसके बाद मैं जाती हूँ और मैं अपना कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ, तो कोर्ट अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगी, वो उनको साइड से बातें अक्यूज को अक्विट कर देगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका इफेक्ट क्या है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट का, एक्विटल ऑफ अक्यूज, और ये कहाँ पे दिया है 257 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 259। इसमें क्या होता है, कोर्ट कन्वर्ट करती है, बदलती है समन्स केस को वारंट केस में, यानी अभी तो सीरियस कम था, फिर उन्होंने कन्वर्ट करके उसको सीरियस ऑफेंस में बना दिया है। तो इसका मतलब जो ऑफेंस हुआ था उसकी ग्रेविटी थी, दैट्स वाई कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया। और क्यों करती है, कंडीशन क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने बड़ा अपराध किया है तो फिर छोटे अपराध का ट्रायल क्यों चलेगा, उस पर जो बड़ा अपराध किया है उसी का चलना चाहिए ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। ओके, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड ऑन सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी इन समन्स केस ट्रायल। देखो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो समन्स केस का ट्रायल होता है उसमें हियरिंग ऑफ अक्यूज्ड इज नेसेसरी और नॉट। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हियरिंग है अक्यूज की हियरिंग हम करें इन समन्स केसेस ट्रायल, ठीक है। ओके, अच्छा मान लो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इन क्रिमिनल केस, मतलब भाई प्रोसीडिंग चल रही थी और उसको स्टॉप कर दिया क्रिमिनल केस में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो 2 इफेक्ट है, पहला है कि एक्विटल होता है, ठीक है। एक्विटल होता है वेयर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर जो प्रिंसिपल विटनेस था उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो गए तो ऐसी केस में एक्विट कर देते हैं, ठीक। बट अगर मान लो इन ऑल अदर केसेस, इसके अलावा जो दूसरे केसेस होते हैं वेयर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्चार्ज होता है। ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक्विटल भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है। एक्विटल कब होता है, जब जो प्रिंसिपल विटनेस है उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए हैं, और अगर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो भाई डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भूलना नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। या तो समन्स ट्रायल देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो ये व्हाट वाज द चैप्टर ऑफ समन्स ट्रायल, तो ये था चैप्टर नंबर 20, ठीक है। समरी ट्रायल से पहले जस्ट एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ। एंड इसकी रेंज क्या थी, 251 से लेके 259, 60 पे ये स्टार्ट हो जा रहा है ना, 60 से लेके 65, ठीक, 51 से लेके 59 तक समन्स केसेस था। और तो पहले तो बता ही दिया कि 251 में क्या था, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, ठीक है। देखो मैं आपको जैसे बोलती हूँ ना कि साथ में बेयर एक्ट रख के एक बार जस्ट तुरंत फ्लिप थ्रू कर लिया करिए, सेम वही चीज़ मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए आपको बताती हूँ। एंड 252 इज़ कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। तो बस फटाफट रिवाइज कर ले रहे हैं, 2 सेकंड में हो जाएगा।
253 क्या होता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 253 में क्या है कि मान लो बहुत क्षुद्र अपराध है, पेटी केसेस है, और उसमें भी एक्यूज्ड एब्सेंट है, तो ठीक है, तो उसमें जो प्ली ऑफ गिल्ट है उसकी कन्विक्शन की बात की गई है, तो दैट इज 253, एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, पेटी केसेस एंड कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड, दैट टू ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो 254 ये बोलता है प्रोसीजर में फिर कन्विक्ट नहीं हुए तो उसका प्रोसीजर, इसमें कन्विक्शन था 253 में, 254 में जब कन्विक्ट नहीं हुए तो उसका प्रोसीजर, 255 में एक्विटल और कन्विक्शन। ठीक, 55 तक हो गया। उसके बाद 256 में नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, अगर जो कंप्लेनेंट है उसकी डेथ हो जाती है या वो अपीयर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका इफेक्ट मैं बता देती हूँ कि जो अक्यूज्ड है उसको हम कन्विक्ट कर देते हैं इन द कंडीशन दैट द कंप्लेनेंट इज डाइड और वो अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 256 था। उसके बाद 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट ही विड्रॉ कर ली तो उसमें बता दिया गया था कि जिसके अगेंस्ट के कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की गई थी, अगर विड्रॉ हो जाता है तो उसको वहाँ पे हम अक्विट कर देंगे। तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कहाँ पे थी, 257 एंड 258 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन था, इट वॉज सेक्शन 258, है ना, इसमें दो चीज़ें, एक्विटल एंड डिस्चार्ज। और 259 दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 259 जिसमें वो समन्स केस को वारंट केस में चेंज करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। चलो, तो यहाँ पे रिवीजन भी हो गया। अब आता है समरी ट्रायल, व्हाट वाज द सेक्शन, तो इट वाज, जाहिर सी बात है सेक्शन 20 वो था, तो समन्स वाला, तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन चैप्टर 21। ठीक है, चैप्टर नंबर 21, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 260 से लेके 265, और जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उससे देखते हैं और उसी से सेक्शंस डिसाइड कर लेंगे। तो जो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू ट्राई, कौन कोर्ट है जो एम्पावर्ड है ट्राई करने के लिए समरी केसेस, तो दीज कोर्ट्स आर कोई भी सीजीएम, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, बट जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है इनको कौन एम्पावर्ड करेगा, स्पेशली हाई कोर्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रायल फॉर समरी ट्रायल। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 260 में बता रखी हैं। 260 में एक चीज़ और है, कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस जिनको समरीली ट्राई करना है वो बताया गया है, ये आप समझ लो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, बाकी सारे एग्जांपल्स देखो बेर एक्ट मेरे पास है और आपके पास भी होएगी, ये सामने खुल के रखा है मैंने, बट क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ, उसके बाद आप अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 बार ज़रूर से ये पार्ट ज़रूर पढ़ लेना, पेज नंबर 147 का जो है 1 से लेके 9 तक, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रखा था कि कौन ये ऑफेंस ट्रायबल है कि नहीं इन समरी ट्रायल, और कौन से ऑफेंस ट्रायबल नहीं है, तो हमें सारे के सारे ध्यान देने हैं। तो 9 ग्राउंड्स हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे जो ऑफेंसेस 454 से लेके 456 के जो ऑफेंसेस हैं, दे आर ट्रायबल, दे आर समरी, उनका समरी ट्रायल हो सकता है। थेफ्ट है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, बट इसमें ध्यान नहीं रखना है कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम 200 रुपये होनी चाहिए, 200 रुपये से ज़्यादा की है तब समरी ट्रायल नहीं होगा, 200 रुपये या उससे कम की है तब समरी ट्रायल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर मान लो जो ऑफेंसेस हैं उनका अबिटमेंट हुआ है, ऑफेंस नहीं कमिट हुआ बट अबिटमेंट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी समरी ट्रायल होता है। और पनिशमेंट, ऐसे ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, या फिर जिनका टर्म मैक्सिमम 2 ईयर या फिर उससे कम है, उन्हीं का होगा, जो ज़्यादा के हैं फिर उनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे लिखे हैं, बाकी आप एक बार ही ज़रूर पढ़ लेना, मेरे सामने है बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देख रखा है, इसको आप अभी के अभी एकदम रट डालो। क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन समरी ट्रायल, मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, तो दैट इज़ 3 मंथ्स। ठीक, इसीलिए जो 200 रुपये इस तरह की चीज़ें रखी गई कि जब मैक्सिमम सज़ा ही 3 महीने की मिल रही है तो फिर बड़े बड़े ऑफेंसेस को लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो देखो ट्रायल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद
जो थोड़े बड़े पार्ट्स हैं वो तो कल देखेंगे हम। मैंने जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स है जिससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मेरी कोशिश ये है कि अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत ना हो, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड कर लिया है। बट इस पर सिर्फ PYQs ही देखेंगे। और आपसे भी मेरा सजेशन यही रहेगा, बाकी आप सब कुछ पढ़ के जाओ, सजेशन ये रहेगा कि आपने सिर्फ चैप्टर नंबर देख लेना, उसकी रेंज देख लेना, ठीक है। और उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लीजिएगा, बस आपका काम चल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा अंदर घुसोगे तो क्या मतलब है ना, क्वेश्चन ही नहीं पूछता तो। ओके, सो जो हमारा यहाँ पे पहला मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, दैट इज प्रोविजंस एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये कल भी मैंने बताया था कि इसमें बस कुछ कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो इसका चैप्टर नेम है वो क्या है, 26, चैप्टर 26 है। रेंज है 340 से लेके 352, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट टू whom a complaint is made under section 340 or 341 of the CRPC as far as may be shall proceed as far as may be to deal with the case as if it were instituted on a police report। बिल्कुल बस ये ध्यान रखना कि वो उन पे ऐसे प्रोसीड करेगा जैसे केस इंस्टीट्यूट किया गया था पुलिस रिपोर्ट पे, ठीक। द प्रोविजन इन द CRPC विच मे बी इन्वोक्ड बाय अ सिविल कोर्ट इस सेक्शन, तो बहुत डायरेक्ट सेक्शन है 347, वेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, तो वही 347 यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे आई गेस ऑप्शन 345 है, तो प्रोसीजर इन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, बट आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज, मुझे लग रहा था 347 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर से क्रॉस चेक कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। ओके, discharge of offender on submission of apology is covered under section 348। तो 48 देखोगे तो उस पर डायरेक्ट ही ये टर्म लिखा है अपॉलोजी, तो उससे हम पकड़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक बार सेक्शंस देख लीजिएगा, खत्म है यहीं पे, इसका आगे कुछ नहीं है। तो आप, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आपने वो चैप्टर्स मार्क कर लो कि जिसमें हमको सिर्फ पेयर एक्ट की ये जो सेक्शन नेम और मार्जिनल नोट इतना ही देखना है, बस इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ अलग से। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो ये है 406 से लेके 412। एंड व्हाट इज़ द चैप्टर नंबर, तो दैट इज़ 31, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 31, व्हाट इज़ द रेंज, 406 से 412, व्हाट इज़ द नेम, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस। तो ये सेक्शन, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट बहुत ईजी भी है। इस पे क्वेश्चंस लगा लेंगे तो हमारा ये यहाँ पे डन हो जाएगा। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस एंड अपील फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट इज कन्फर्ड अंडर सेक्शन 406। जो पहला ही है वो ही सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक है। उसके बाद द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन एन एप्लीकेशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। इसका ये आंसर है कि इनके एप्लीकेशन पे ये चीज़ होगी कि दैट इज़ फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू दूसरे हाई कोर्ट वो अपील्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी APO यूपी CJ पता नहीं हर जगह पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द पावर ऑफ सेशंस जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। सेशंस जज की पावर के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो दैट इज 408, ठीक है। इसमें जो 409 है वो भी देखो सेशंस जज के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे केस को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं एंड अपील को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो 408 और 409 दोनों सेशंस जज से रिलेटेड है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो 408 है वो ट्रांसफ़र की बात कर रहा है केसेस एंड अपील, और जो 409 है वो विड्रॉल की बात करता है ऑफ केसेस एंड अपील ऑफ दैट, मतलब सेशंस जज की पावर है। देखो नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज नॉट एम्पावर्ड टू ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस। कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए क्रिमिनल केसेस, so दैट इज कोर्ट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इनके बारे में तो सेक्शंस ऑलरेडी मेंशन है ही, है ना। तो यही कोर्ट बची। और नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर नंबर है दैट इज चैप्टर नंबर 34, यस चैप्टर नंबर 34, और रेंज है इसकी 451 से लेके 459। इस पर क्वेश्चन जितने से ज़्यादा लगा लोगे बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट है हमारा दैट इज ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज पास्ड अंडर सेक्शन 452। जब ट्रायल कंक्लूड होता है तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की बात की जाती है, और वो कहाँ पे है, अंडर विच सेक्शन, तो वो 452 उस वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 451 CRPC।
451 सीआरपीसी में जो ऑर्डर पास किया गया है, इट इज़ एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। बिल्कुल ये टर्म ध्यान रख लो, 2-3 बारी ये वीडियो का ये सेक्शन ही आप अगर सिर्फ देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो ऑर्डर पास किया गया है 451 में, दैट इज़ अ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है। In reference to order for disposal of property at conclusion of trial by criminal court under section 452, what is not correct, क्या correct नहीं है? तो एक ऑप्शन है दैट इज बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ एनी पर्सन टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या क्या है? डिस्ट्रक्शन, बाय डिस्ट्रक्शन इट कैन बी डिस्पोज्ड, ठीक, बाय कॉन्फिस्केशन इट कैन बी डिस्पोज्ड, एंड डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू पोजीशन, ये सही है। जो सही नहीं है वो है बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू एनी पर्सन टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट है अ क्रिमिनल कोर्ट एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर सकती है? रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कन्विक्शन वॉज रिकॉर्डेड। तो ये दोनों चीज़ें वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है देखो, सेक्शन 451 एंड 452 ऑफ सीआरपीसी एसेंशियली डील विद डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द क्रिमिनल कोर्ट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 451 और 452 के बीच में जो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? तो बेसिक डिफरेंस है कि सेक्शन जो 451 है इज़ अट्रैक्टेड ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ ट्रायल, यानी ड्यूरिंग जो स्टेज है इंक्वायरी की या ट्रायल की, उस समय 451 अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो सेक्शन 452 है इट इज़ अट्रैक्टेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल जब कंक्लूड हो जाता है उसके बाद 452 का पिक्चर में आता है ये। अच्छा देखो 451 क्या है? ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, and 452 that was 451, and 452 is order for disposal of property at conclusion of trial। तो जो सेक्शन 452 है इसमें क्लियरली इन्होंने दे रखा है कि एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तो इसी वजह से ये मतलब हम यहीं से समझ सकते हैं कि इसका बेसिक डिफरेंस है ना। तो क्वेश्चंस लगाने के ये फ़ायदे हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको कैसे टैकल करना है आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाय क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो पहले यहाँ से ये क्या पकड़ लिया हमने कि 2005 में कोई अमेंडमेंट हुआ था, किसमें? सेक्शन 459 में। ठीक है। द वर्ड्स लेस देन 10 रुपीज़ हैव बीन सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड्स। ठीक है। तो अभी देखो 459 में किस साल में अमेंडमेंट हुआ? 2005 में। उसमें जो दो शब्द थे लेस देन 10 रुपीज़ उसको सब्सटीट्यूट किया गया था किस शब्द से? लेस देन 500 रुपीज़। ठीक है। तो बस इससे लेस देन 500 रुपीज़ ये इस समय जो लिखा हुआ शब्द है वो है। और कौन से सेक्शन में हुआ था? 459 में। कब का अमेंडमेंट था? 2005 का। तो 3 चीज़ें हमारी तैयार होंगी। और देखो ये एपीओ का ही क्वेश्चन था आपके। ठीक है ना। मिसलेनियस जो पार्ट है, लास्ट पार्ट जो हमारे सीआरपीसी का है, उसके क्वेश्चंस भी हम अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बस बेराग बेसिस पे ही पूछेगा। तो अभी देखते हैं। या तो फर्स्ट इज दैट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने ट्रायल करने के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? तो दैट इज़ 474। ठीक है। मतलब डायरेक्ट बेरैप की लैंग्वेज है, आप बेरैप खोल के भी इस समय देख सकते हैं। ठीक है। Next is which one of the following sections of the Criminal Procedure Code provides that no judge or magistrate shall try any case in which he is personally interested, that is 479। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर्सनली इंटरेस्टेड टर्म याद रखोगे तो 479 याद रह जाएगा। Where any judge or magistrate is personally interested in a case, he shall neither try nor or commit it for trial, nor shall hear any appeal in such case, provided कौन सी कंडीशन है जिसमें वो करेगा? तो कंडीशन ये है कि प्रायर परमिशन ऑफ इट्स एपिलेट कोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। अगर जो एपिलेट कोर्ट है उसकी प्रायर परमिशन मिल गई तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज? तो ये तो सबको पता है, दैट इज 482। 484 नहीं है, बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ गलत कर देते हैं, ये 482 है। डिक्रीज हो जाता है बात का नंबर, डिक्रीज तो इसमें भी हो रहा है, बट ये समझ लो ये पहला और लास्ट नंबर सेम नहीं है, पहला और लास्ट नंबर डिफरेंट है, और पहले का आधा है लास्ट वाला नंबर। और नेक्स्ट है इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। तो ये पावर कौन एक्सरसाइज करता है? हाई कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सेक्शन 482 सीआरपीसी डील्स विद द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई नो इट्स अ बिट लेंथी,
लेंदी होना ही था क्योंकि हमने कई सारी चीज़ें रिवाइज़ की, हमने चार्ज रिवाइज़ किया, तीनों ट्रायल रिवाइज़ कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाला पार्ट रिवाइज़ कर लिया और मिसलेनियस पार्ट आपका रिवाइज़ कर लिया। सो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी रिवाइज़ हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो गई और 45 मिनट्स के आप इस लेक्चर में। तो ठीक है, आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो और मिलते हैं कल के नए रिवीजन क्लास के साथ। सो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग today's video.